नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 51 कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। जवाब आपको देना है। विकल्प के रूप में 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप सबका जवाब भी आगे से विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख इज राइट आंसर, है ना। देखिए, किसी भी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के लिए जो है रचनाओं का जो मौखिक उल्लेख होता है ये आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है, तो सोच के समझ कर विचार करके आपको जवाब देना होगा और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, हिंदी साहित्य की आलोचना जो बात करते हैं ग्रंथ ना, ये बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52 होता है, 52 फरवरी 1952 में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने बताई है 40,000 होती है, तो 40,000 1940 में लिखा गया, इनके द्वारा ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। विकल्प भी जिन भाई बहनों ने दिया था, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 53 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का सही समय क्या है। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी फौरन आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। 1050 से 1375 इज राइट आंसर। बात करें रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन किया तो उन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत तक को आदिकाल कहा और उसके बाद 1375 से जो 1700 की स्थिति को पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल कहा है और उत्तर मध्यकाल या रीतकाल 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत को रीतकाल के अंतर्गत रखा। और आधुनिक काल या गद्य काल की बात हम लोग करते हैं तो 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत के समय को इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 54 है कि इस्तवारताला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ये प्यारा सा प्रश्न है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, आप इसे कह सकते हैं हिंदी साहित्य का सूत्रपात्र, आप इसे कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था या कौन सा था। अब आपको जवाब देना है कि उसकी भाषा कौन थी। मैंने कई बार आपको बताया है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, फ्रेंच भाषा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लादा और उसमें गासादा ताशी महोदय ने इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा 1839 और 47 में। इसका दूसरा प्रकाशन जो हुआ 1871 ईस्वी में हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसमें कुल 728 कवियों का परिचय देखने को मिलता है। उसकी भाषा फ्रेंच है और इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है ना, इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर बासड़े जी ने 1952 ईस्वी में किया था। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 55 है कि सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहास के साथ मिलाना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में आप देखेंगे 4 आप कह सकते हैं कि इतिहासकार है और उनके द्वारा दिया गया नाम है, इसको मिलाना है। यहाँ से देख प्रश्न बहुधा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ये में आप देख रहे हैं सिद्ध सामंत काल और चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल, इसको मिलाना है। नीचे आपको कोट दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा विचार करके आप लोग मिलाइएगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं तो मिलाऊंगा सिद्ध सामंत काल। राहुल ने कहा 1 का 4 और 1 का 4 देख लीजिए कहाँ कहाँ पे मिला, बिल्कुल विकल्प सी के पास मिल रहा है, तो 1 का 4 सी के पास मिल गया। चारण काल 4 गेरसन 4 सन है, प्रारंभ मिश्र बंधु करते हैं।
आदि की गिनती करते 1000 आ जाता है। तो सबको मैंने ट्रिक से, क्लू से आपको बहुत पहले बता दिया है, इसलिए आप सभी उसको रट्टा मार लीजिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ 4 गियरसन, 4 सन गियरसन। बीज बपन में महावीर हैं, बीज बपन में महावीर हैं। बचपन में महावीर को आप जानते हैं ना कि सूर्य को इन्होंने निगल लिया था। वीर गाथा यानी कि वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल की है। संधि चारण काल राम कुमार वर्मा। राम के कुमार यानी कि लव और कुश कहते हैं जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था कि संधि करो या मुझसे रण करो। सिद्ध सामंत राहुल का है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 57 है, आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आ गया है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? आपको जवाब देना है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है या किसका कथन है? तो आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जब ज्ञान रास का संचित कोश होता है तो महान हो जाता है, महान या और वीर हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास ना बहुत से ज्ञान रास का संचित कोश हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो विद्वान होगा, और विद्वान होगा तो महान होगा। महान महान मन महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 58 है कि हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? यानी कि इनमें से सबसे पहले किसने जो हिंदी साहित्य काल विभाजन किया है? आपको जवाब देना होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अगर बात करें इन लेखकों में से तो सबसे पहले विकल्प बी डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन यानी कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य का सबसे पहले काल विभाजन किया था। इनका इतिहास था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में 952 कवियों का वर्णन किया है, और इनके ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में अनुवाद किया है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि इन सबको आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन की बात की जा रही थी, तो जॉर्ज गियर्सन ने, है ना, और इन्होंने जो काल का विभाजन किया कुल 11 भागों में किया है। और मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, चाप जा ब्रज मुगल तुलसी की 18 कंपनी महारानी विक्टोरिया के शासन में। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको विस्तृत क्लास देखनी है तो यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरी क्लास है, ट्रिकी वे में है और विस्तृत रूप से है, तो आप जाकर के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 59 है कि रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ये प्यारा सा प्रश्न है और 20 बार पूछा गया प्रश्न है, और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि कहा है ना। वीर गाथा किसकी होती है? तो वीर गाथा तो राम की है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। चारण काल गियर्सन का है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु का है, बीज बपन महावीर का है, सिद्ध सामंत राहुल का है, वीर काल विश्वनाथ, विश्व के नाथ जो है वीर काल में है ना। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा का, और आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी ने आदि काल को बिल्कुल सॉरी मित्रों, सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू बना हुआ है, फिर भी अब बैठना नहीं है क्योंकि हाथ पे हाथ रखने से कोई काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपको तैयारी करनी है और बिल्कुल सक्रिय रूप से तैयारी करनी है। प्रश्न संख्या 60, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। रीत काल का जो नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। तो रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। रीत काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीत काव्य किसने कहा है? गियर्सन महोदय ने कहा है। कला काल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। और अपकर्ष काल किसने कहा है रीत काल को? तो गणपत चंद गुप्त ने कहा है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे नोट करिएगा। और मित्रों, ये जो बार बार आप देख रहे हैं ना, रीत काल, आदिकाल और रचनाएं देख रहे हैं, निश्चित रूप से अगर बार बार आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी, चाहे भले ही आप 3 महीने 4 महीने से हिंदी साहित्य की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे।
प्रश्न संख्या 61 है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है। बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है, और अभी इसके पूर्व वाली वीडियो हम लोगों ने चर्चा किया था कि नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए 20वीं शताब्दी तक यानी कि 20 साल तक नंद का दुलार होता है। नंद दुलारी कब तक होती है, बोले 20वीं सदी तक, यानी कि 20 साल तक, 21, 22, 23 तक आते आते नंद की शादी हो जाती है, अपने घर चली जाती हैं। तो नंद और अब जो भाभी है ना, इनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक कंपटीशन टाइप का हो जाता है, ध्यान में आप रखिएगा। तो 20वीं शताब्दी तक नंद दुलारी होती है, तो नंद दुलारी फॉर नंद दुलारी वाजपेयी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, और ये सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है, बस दिमाग में बैठाइए और याद करिए। प्रश्न संख्या 62, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। श्याम सुंदर दास, राहुल संकीर्तन, नागेंद्र या रामनिवास त्रिपाठी। तो आपका जवाब आ गया बड़ा प्यारा सा कि सर प्रश्न संख्या जो 62 है ना, 62 का सही जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, रामनरेश त्रिपाठी इज राइट आंसर। कविता की कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसके संग्रह करता है जिसमें 15,000 से अधिक लोकगीत का संग्रह है। सोहर है, कजरी है, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि को शामिल किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी जी स्वतंत्रतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न शीर्षक से काल्पनिक खंड काव्य भी लिखा है। और इनकी जो कविता कौमुदी शीर्षक के कुल 8 भाग हैं, जिसमें ग्राम गीत है जो कि उर्दू, बंगला और संस्कृत कविताओं से संकलन और संपादित किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन एक मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, ये जवाब आपको देना था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अगर सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी केशव बिहारी इज राइट आंसर, है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि श्याम सुख गणेश यही 3 हैं जो कि मिश्र बंधु के अंतर्गत आते हैं। अब श्याम के स्थान पर कृष्ण नहीं हो सकते हैं, केशव नहीं हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कृष्ण, केशव, रास बिहारी, ये ध्यान में रखिएगा, और राम बिहारी। तो राम बिहारी नहीं है, रास बिहारी नहीं है, केशव बिहारी नहीं है, कृष्ण बिहारी नहीं है। रट्टा लगाइएगा, याद करके करना है। श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण गणेश बिहारी, श्याम सुख गणेश को बस ट्रिक में लगाना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, गोरखनाथ इज राइट आंसर, है ना। देखिए मिश्र बंधु के अनुसार अगर बात करते हैं तो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ जी, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 65 है कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी, है ना। इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी। आपका जवाब भी आ गया कि सर एकदम इसके हिसाब से देखा जाएगा तो बिल्कुल कौन करेंगे 65 के अनुसार, हाँ बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। 1883 ईस्वी में लिखा था, जिसमें लगभग 1000 कवि यानी कि 838 कवि हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल है। अभी आपने देखा है, और इसमें अगर देखेंगे तो इस विकल्प के अनुसार कोई भी विकल्प सही नहीं जाता है, लेकिन विकल्प एक को आप सही तब मान लेंगे जब ये 1883 हो जाएगा। 1833 नहीं बल्कि 1883 ईस्वी होना चाहिए था, तब जाकर आपका विकल्प ये सही होता। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है। आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने अपने आप को केवल गद्य तक ही सीमित रखा है, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, ये प्रश्न है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने क्या किया, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले गुलेरी जी ने कहा। प्रश्न संख्या 69 है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास
कि आदिकाल के किस प्रकरण में है। ये लीजिए, पुराना चावल नया चावल आदमी, ये सब बातें अगर करेंगे तो बिल्कुल आदिकाल के प्रकरण संख्या 4 में, यानी कि विकल्प डी ध्यान में रखिएगा। चा से चावल, चा से चार, चा से चावल, चार से चाल, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी। अब आपको जवाब देना है। वीरगाथा काल यानी कि जो पहला काल है, इसमें देखेंगे तो चूंकि आदिकाल की बात करते हैं तो 993 ईस्वी से लेकर के बात अगर की जाए तो 993 से लेकर के 1350 ईस्वी तक के समय को रामचंद्र शुक्ल जी ने बिल्कुल वीरगाथा काल के अंतर्गत रखा है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी आपका सही होगा। 1000 से लेकर 1350 ईस्वी राइट आंसर, बाकी कोई इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 71 है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी किसके द्वारा इसका संपादन किया गया है। हिंदी शब्द सागर का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हिंदी शब्द सागर जो होता है ना, वो सुंदर होता है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, ये ध्यान में रखना होगा। प्रश्न संख्या 72 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। और आपको भी पता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1000 में होती है। तो 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा और विकल्प डी को आप हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा। और कितनी है हिंदी साहित्य की भूमिका, मैंने बताया था 40,000 है। तो 40 फार 1940 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसमें कुछ रचना देख लीजिएगा। भूमिका 40,000, उद्भव 52,000 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 52,000। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का 29 में है और हिंदी साहित्य का रचनात्मक इतिहास 1938 में और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, 1959 और 1960। ठीक। प्रश्न संख्या 73 है कि इस्तवार दाला हिंदुस्तानी की रचना किसने की है। तो लादा, मैंने आपको बताया था दाला और दाता, ला दा को मिलाना है। गाथा दत्ता से इस्तवार दाला हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सूत्रपात यहीं से किया गया है। और हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक विदेशी विद्वान गाथा महोदय लिख रहे हैं। विदेश में बैठ कर लिख रहे हैं, पत्रकारिता के आधार पर जो उनको न्यूज मिली है उसके आधार पर लिख रहे हैं और फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ करिए। 1839, 1827, 1871 ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ठीक है, चलिए। 738 का भी ठीक। चलिए। प्रश्न संख्या 74 है कि गेर्शन कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था। मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न कौन होता है, सन होता है, सन फॉर जॉर्ज गेर्शन। और मॉडर्न कौन होता है, किशोर और किशोरी होते हैं। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ऐसे किया था 1957 ईस्वी में किया था। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो स्केच क्या होता है, स्केच गिब्स, गिब माने दीजिए, क्या स्केच, गिब्स फॉर पादरी एडविन गिब्स को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब आगे प्रश्न संख्या 76 है, साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र में है। तो रामचंद्र फार रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कि जनता की जो चित्तवृत्ति संचित है किसमें, बोले रामचंद्र में। तो रामचंद्र फार रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 77 है कि हिंदी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। आपको जवाब देना है और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा है और बिल्कुल अपने इतिहास को उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप में लिखा है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।
अब प्रश्न संख्या 78 है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया। आपको जवाब देना है कि भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल नाम किस आचार्य ने दिया है। तो आपका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है, रीत काल को उत्तर मध्यकाल कहा है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आधुनिक काल यानी गद्य काल को आधुनिक काल भी इन्होंने एक कहा है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि प्रथम काल जिसे वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा था उसको आदिकाल कहा, पूर्व मध्य भक्ति काल को कहा, उत्तर मध्य रीत काल को कहा और गद्य काल को आधुनिक काल कहा है। 1000 से 1400 ईस्वी आदिकाल, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व मध्यकाल और 1700 से 1900 ईस्वी तक का जो काल था उसे उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल 1900 से अद्यतन। ठीक है, ये विकल्प डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। अब कौन सी समय सीमा निर्धारित की है आपको जवाब देना है। मिस्र बंधु के अनुसार परिवर्तन काल की समय सीमा क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब इस विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। 1890 विक्रम संवत से लेकर के 1925 विक्रम संवत इज राइट आंसर। देखो जब कोई व्यक्ति 90 हो और 90 से सीधे गिर जाए कहाँ पे 25 पर, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ध्यान में रखिएगा। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कुल 5 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो प्रारंभिक काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा। पूर्व मध्यकाल में 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तर मध्य को 1344 से 1444। माध्यमिक काल को भी 2 कालों में बांटा है कि पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, उत्तर मध्यकालीन 1561 से 1680 और अलंकृत काल को 1681 से 1790 और उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889 ईस्वी विक्रम संवत तक का माना है। और परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत और वर्तमान 1926 विक्रम संवत से अब तक का समय है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है। अब हिंदी कोविद रत्नमाला की बात करते हैं तो हिंदी कोविद जो माला होती है वो सुंदर होती है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 81 कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। आपको जवाब देना है। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक की बात हम लोग करते हैं तो हिंदी शब्द का अनुशासन जो होता है ना वो किशोरी के पास होता है। तो किशोरी फार विकल्प डी किशोरी दास वाजपेयी इज राइट आंसर। ठीक है, जो हिंदी का शब्दानुशासन होता है वो किशोरी के पास होता है। किशोरी फार किशोरी दास वाजपेयी और शब्दानुशासन केवल शब्दानुशासन होता तो हेमचंद सूर्य का होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। आपको जवाब देना है। और हिंदी का पहला व्याकरण लिखे हैं जेसुआ कैटलर। विकल्प ए जेसुआ कैटलर इज राइट आंसर। पहला व्याकरण जेसुआ कैटलर ने लिखा है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 83 है कि ये हिस्ट्री आप हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की फ्रैंक होती है। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर फ्रैंक फॉर फ्रैंक ई के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 84 है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है। अब आपको जवाब देना है द्वितीय उत्थान। बात करें उत्थान की तो पहला उत्थान 1868 से 1893, दूसरा 1893 से 1900 बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। बात करते हैं प्रथम उत्थान की तो प्रथम उत्थान का समय इन्होंने बताया है कि 1868 से 1893, द्वितीय का 1893 से 1918 और तृतीय का 1918 ईस्वी से अब तक। तो इसमें ईस्वी की बात करते हैं द्वितीय तो 1893 से बिल्कुल 1918 इज राइट आंसर। प्रथम की बात करते हैं तो 1868 से 1893 और तृतीय की बात करते हैं तो 1918 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो समय है वो तृतीय उत्थान के अंतर्गत आता है। और सम्मत में अगर पूछ ले तो 1925 सम्मत से 1950, दूसरा उत्थान 1950-1975 सम्मत और तीसरा 1975 से अब तक। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है। तो आप लोग जान रहे हैं कि उर्दू का बहुत बड़ा हिमायती
उर्दू का समर्थक कौन था जिसने हिंदी का पहला इतिहास लिखा था, हिंदी इतिहास लिखने का सूत्रपात किया था? विकल्प बी गासादा तासी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना? ये देखिए, प्रथम उत्थान की बात अभी आपने देखा, प्रथम उत्थान 1868 से, है ना, 1893 से 1918 द्वितीय उत्थान और 1918 से अद्यतन का जो समय हो तृतीय उत्थान के अंतर्गत आता है। अगर सम्मत में देखेंगे तो 1925 से 1950, 1950 से 1975, 1975 से अद्यतन, ये सम्मत के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान है। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 87, एक पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो पुरानी हिंदी है उस पुरानी हिंदी के जो लेखक हैं, बिल्कुल विकल्प ये चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चे लिखते हैं, बच्चन जी द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। 1896 में, उल्टे सीधे 96 काम करेंगे, 1996 ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो नामवर सिंह ने क्या लिखा कि आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखी है। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 89 है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनमें से किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। आधा सुमन खिलता है ना, तो आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से भेद किया है? तो आधुनिक काल को अन्य नाम दिया था शुक्ल जी ने, गद्य काल दिया था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल। तो आपने देखा कि दोहरा नामकरण की जो शुरुआत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल कहा और बिल्कुल आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 91 है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसको आपको जवाब में देना है। बात करें मिश्र बंधु विनोद, मैंने आपको बताया था तेरे बंधु भार मिश्र बंधु द्वारा मिश्र बंधु विनोद 1913 में, तेरे बंधु, है ना, तो 3 भाग ये 1913 में ही प्रकाशित हो गया था। लेकिन चौथे भाग की बात करते हैं, चौथा भाग विकल्प 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 92 है कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी कालक्रम के अनुसार इनमें से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सूत्रपात यहीं से शुरू किया गया था और गासादा तासी महोदय ने लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। 738 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 93 है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि वही होता है जिसको हम लोग सरहपाद की उपाधि देते हैं। सरहपाद, विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गासादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? अब किस रूप में उल्लेख किया जाए गासादा तासी का, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। बिल्कुल क्या हैं, इतिहासकार हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा था, है ना। इस्तवार दालाल तरंद हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 95, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो जब जिसने सबसे पहले इतिहास लिखा होगा उसी ने ही सूत्रपात किया होगा, इन्हीं की विकल्प बी गासादा तासी महोदय इज राइट आंसर। इतिहास कौन सा था? इस्तवार दालाल तरंद हिंदुस्तानी 1839, 1827 और 1871, इन 3 तिथियों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? और मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य का जो विमर्श होता है ना, वो लाल लाल होता है। लाल लाल फार पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य विमर्श शीर्षक से लिखा है। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या
यहाँ पे देख लीजिए ब्रजमाधुरी सार, ब्रजमाधुरी कहाँ पे होती है? वियोगी होती है। हिंदी साहित्य की विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, चलिए। संख्या 97 है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी का नवरत्न कौन है? जो मिस्र का बंधु है। जो मिस्र का बंधु है वही हिंदी का नवरत्न है। ध्यान में रखिएगा, हिंदी नवरत्न लेखक कौन है? मिस्र बंधु है। कब लिखा गया था? 1910 में लिखा गया था। ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें जो 9 कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास, देव हैं, बिहारी हैं, त्रिपाठी बंधु, जिनमें तीनों बंधु हैं, भूषण, मतिराम, ध्यान में रख लीजिएगा, और केशवदास हैं, कबीरदास, चंद्रप्रदायी और भारतेंद्र चंद हैं। इधर में रख लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हिंदी नवरत्न के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक है, चलिए। अब संख्या 98 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में इतिहासकार है, सूची 2 में इसके नामकरण करता है। और बिल्कुल आप प्रारंभ से ही देख रहे हैं कि ये प्रश्न बिल्कुल आता रहा है और अभी भी ये प्रश्न आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो वीरगाथा काल उन्होंने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, राहुल ने सिद्ध सामंत काल कहा और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 का 4 और 1 का 4 विकल्प भी 1 का 2 आप देख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, 1 का 2 विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। राम ने वीरगाथा, राम की वीरगाथा, है ना। हजारी आदि याद करते हैं, राहुल संकृतायन का, सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभ करते हैं। ठीक, चलिए। संख्या 99, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो विक्रम संवत में आपको बताना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1925 विक्रम संवत से लेकर के 1950 विक्रम संवत तक का जो प्रथम उत्थान है, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 तक, और तृतीय उत्थान की बात करते हैं तो 1975 विक्रम संवत से अब तक। अगर इसको सन में देखा जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि 1868 से बिल्कुल 1968 से 1893 और 1893 से 1918 और 1918 से लेकर के अब तक का जो उत्थान है वो बिल्कुल उत्थान के अंतर्गत आ रहा है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इससे स्टार लगा करके बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 100 है कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। और मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका दर्शन जब भी आप करते हैं ना तो विलोचन से करेंगे, लोचन से करेंगे। लोचन माने नेत्र होता है, विलोचन माने नेत्र होता है। तो विशेष प्रकार का जो लोचन होता है उसे विलोचन कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन विलोचन से करते हैं। तो विलोचन फार नलिनी विलोचन शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा और इस स्टार लगा करके अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। इस समय थोड़ा सा शादी उदी का जो समय है इस कारण से थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया है, लेकिन अगली जो क्लासें होंगी वो तेज़ी के साथ होंगी और लंबी लंबी क्लासें होंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।